बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अपन अध्यावरणीय तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम में आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है बेटा रोम और उसकी संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये छोटा सा मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में देख लो, ठीक है। देखो ये पोर्शन तो एपिडर्मिस का हो गया और ये वाला जो स्तर है ना ये डर्मिस का हो गया, अधिचर्म और चर्म। और ये बेटा मैंने रोम के लिए खींच रखा है। तो इसमें जो ये संरचना अपन ने बना रखी है ना इसको तो रोम पुटक बोलते हैं। और बेटा ये जो हिस्सा है इसको रोम की जड़ बोलते हैं। तो जैसे जैसे भाग आते चलेंगे मैं इस डायग्राम में लिखता चलूँगा, ठीक है। सो ध्यानपूर्वक रोम की संरचना सुना है। देखिए सबसे पहली बात तो आप क्या बोलेंगे रोम के बारे में, ये अधिचर्म के जीवित एवं सक्रिय मैलपीगी स्तर से बनते हैं, ठीक है। रोम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? सबसे पहला भाग है रोम पुटक, ठीक है ना। तो बेटा थैलीनुमा संरचना के रूप में होता है। इसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। भित्ति का बाहरी आवरण है वो डर्मिस का तंतुमय स्तर होता है तथा भित्ति का भीतरी जो आवरण है वो एपिडर्मिस का कोशिकीय स्तर होता है। ये याद करना पड़ेगा। जैसे देखो ये मैंने रोम पुटक की भित्ति बना रखी है, मान लो इतने से भाग का चित्र ले रहा हूँ मैं, तो ये तो बाहर वाला आवरण हो गया जो कि डर्मिस का बना है तंतुमय स्तर से। और बेटा भीतर की ओर इस प्रकार से कोशिकीय आवरण होगा जो एपिडर्मिस का बना होता है, ठीक है। दूसरे भाग पे आइए, रोम की जड़। रोम पुटक के आधार पर उपस्थित कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होकर रोम का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। इन्हीं कोशिकाओं के समूह को रोम की जड़ अथवा रोम की मूल कहते हैं, ठीक है ना। और बेटा ये जो भाग है ना ये वाला, इसको बल्ब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब देखो रोम से संबंधित दो भागों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से भाग बेटा? एक तो रोम पुटक और दूसरा रोम की जड़। अब अपन तीसरे भाग से शुरू करते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते रहना। थर्ड हेडिंग नंबर तीसरा अपन पढ़ेंगे रोम पैपिला। रोम पैपिला ये भाग नंबर 3 है, ठीक है ना। और जैसा कि आपके सामने मैंने चित्र बना रखा है, इस चित्र में ये वाला पोर्शन रोम पैपिला कहलाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये है क्या? ये रुधिर केशिकाओं का समूह है। तो रोम के जड़ की जो कोशिकाएं हैं रोम पैपिला में उपस्थित रुधिर केशिकाओं से पोषक पदार्थ प्राप्त करके निरंतर विभाजित होती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे मैं पूछूं कि रोम पैपिला एक्चुअल में होता क्या है, तो आप ये बोलेंगे बेटा कि रोम पुटक के आधारी भाग में रोम की मूल के नीचे डर्मिस में उपस्थित रुधिर केशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। तो बेटा रोम के मूल की कोशिकाएं रोम पैपिला में उपस्थित रुधिर केशिकाओं से पोषक पदार्थ प्राप्त करके निरंतर विभाजित होती रहती हैं और रोम का निर्माण करती हैं। तो रोम पैपिला में आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे बेटा रोम पुटक के पेंदे में, पेंदे यानी कि आधारी भाग में, पेंदे में एक छिछला गड्ढा
छिछला गड्ढा उपस्थित होता है। ये आपको दिख रहा होगा छिछला गड्ढा, ठीक है ना, जिसमें चर्म की रुधिर केशिकाएं समूह में एक गुच्छा बनाती हैं और बेटा यही गुच्छा ना रोम पैपिला कहलाता है। अब इस गुच्छे का काम क्या होता है, ध्यान से सुने। देखो, रोम के जड़ की कोशिकाएं, रोम के मूल कह दो चाहे जड़ कह दो, रोम के जड़ की कोशिकाएं रोम पैपिला में उपस्थित रुधिर वाहिनियों से, रुधिर केशिकाओं से पोषक पदार्थ प्राप्त कर निरंतर विभाजित होती रहती हैं। तो ये पूरी की पूरी बात आपको रोम पैपिला के अंतर्गत कहनी है। ये पूरी बात एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिख दिया। सबसे पहले तो चित्र में देख लो रोम पैपिला कहाँ पे स्थित है ना। और अब ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए बेटा, रोम पैपिला रोम पुटक के पैंदे में एक छिछला गड्ढा उपस्थित होता है। ये रहा वो छिछला गड्ढा, ठीक है। आगे चलिए, जिसमें चर्म की यानी कि डर्मिस की रुधिर केशिकाएं समूह में एक गुच्छे का निर्माण करती हैं। ये रहा बेटा गुच्छा, ठीक है ना। आगे चलिए, इस गुच्छे में उपस्थित रुधिर केशिकाओं से रोम के जड़ की कोशिकाएं पोषक पदार्थ प्राप्त करके निरंतर सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती हैं। बैठ गया आपकी समझ में? सक्रिय रूप से निरंतर विभाजित होती रहती हैं और बेटा बाल का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी बात आपको किस में याद करनी पड़ेगी, रोम पैपिला में। तो अभी तक अपन कौन कौन से 3 भाग पढ़ चुके हैं बेटा। एक तो अपन ने पढ़ लिया रोम पुटक, दूसरा भाग अपन ने कौन सा पढ़ लिया, रोम की जड़, और तीसरा भाग आपने कौन सा पढ़ लिया, रोम पैपिला, ठीक है ना। और अब अपन चौथा भाग पढ़ेंगे बेटा रोम कांड, और वो ना रोम का अंतिम भाग होगा, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 4 पे आ गए अपन। देखिए, देखो बेटा हेडिंग नंबर 4, चौथे हेडिंग का नाम क्या बोला मैंने अभी, रोम कांड, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा। रोम पुटिका के भीतर उपस्थित रोम का भाग सजीव होता है। लिख देता हूँ, रोम पुटिका के भीतर उपस्थित रोम का भाग सजीव होता है, ठीक है बेटा। तथा अधिचर्म के बाहर उपस्थित रोम का भाग कैसा होता है, निर्जीव होता है, ठीक है ना। याद रखना पड़ेगा भाई। आप भी देखते हैं कि रोम का वह भाग
जो त्वचा से बाहर की ओर निकला रहता है निर्जीव होता है। यही कारण है कि आप उस भाग को काट करके अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें सबसे पहले बोलना पड़ेगा रोम कांड में कि रोम पुटिका के भीतर उपस्थित रोम का भाग कैसा, सजीव, है ना। और बेटा अधिचर्म के बाहर उपस्थित रोम का भाग कैसा होता है, निर्जीव, ठीक है। अब जो अलग हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं वो है रोम कांड की अनुप्रस्थ काट। और इसको बेटा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि एक चित्र के द्वारा मैं पूरी की पूरी कहानी को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। रोम कांड की अनुप्रस्थ काट। तो देखो रोम कांड में 3 स्तर पाए जाते हैं बेटा। जैसे देखो एक स्तर तो मैंने ये बना दिया, ये मान लो मैंने सबसे भीतर वाला स्तर बना दिया, और ये सबसे बाहर वाला स्तर होता है। तो रोम कांड की संरचना में बाहर से भीतर की ओर 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला स्तर हो गया, क्या बोलेंगे बेटा इसको, उपत्वचा। क्या बोलेंगे, उपत्वचा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उपत्वचा को, क्यूटिकल। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है बेटा वो देख लीजिए। यह रोम कांड का सबसे बाहरी व अत्यंत महीन, रोम कांड का सबसे बाहरी एवं अत्यंत महीन स्तर है, जो एक कोशिकीय मोटा होता है। तो आप पहले पॉइंट में तो ये बोल देंगे कि यह रोम कांड का सबसे बाहरी अत्यंत महीन व एक कोशिकीय मोटा स्तर है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या बोल देंगे आप, इस स्तर की कोशिकाएं शल्की, कैसी बेटा, शल्की व परस्पर आच्छादित या सटी हुई होती हैं। तो ये आपको पहले स्तर में कहना है। तो बेटा रोम कांड की अनुप्रस्थ काट में सबसे बाह्य स्तर कौन सा लिखा है मैंने बोर्ड पे, क्यूटिकल या उपत्वचा। क्या बोलोगे क्यूटिकल और उपत्वचा में, कि यह रोम कांड की भित्ति का सबसे बाहरी एवं अत्यंत महीन स्तर है, जो एक कोशिकीय मोटा होता है। और दूसरी बात क्या बोलोगे, इस स्तर की कोशिकाएं शल्की व परस्पर आच्छादित होती हैं। सुन लिया आपने। अब अपन रोम कांड का दूसरा स्तर पढ़ेंगे, ये वाला स्तर। इस स्तर को क्या बोलेंगे, बलकुट या कॉर्टेक्स। बलकुट या कॉर्टेक्स। और इसके बारे में क्या बोलेंगे, देखो एक तो मध्य स्तर है, दूसरी आप बात करेंगे बेटा बहुपरतीय होता है, तथा कोशिकाओं के मध्य वर्णक कण या वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं। वर्णक कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी मुख्य बात है बेटा, सुन लिया आपने। और एक चीज़ और इसमें बोलेंगे, रंगा कणिकाओं की कमी, यहाँ लिख देता हूँ, रंगा कणिकाओं की कमी या
बलकुटीय कोशिकाओं में वायु के भर जाने के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको वल्कुट क्षेत्र में दोनों बातें लिखनी हैं। सुन लिया। अब आइए बेटा तीसरे स्तर पर, जो कि रोम की संरचना का आंतरिक स्तर है। ठीक है। और इस सबसे भीतर वाले भाग को अपन मध्यांश या मेड्यूला कहते हैं। अनुप्रस्थ काट चल रही है बेटा ये रोम की। ठीक है ना। तो यह सबसे पहली बात तो आप बोलेंगे सबसे भीतरी स्तर है, सबसे भीतरी स्तर है। और क्या बोलेंगे इसमें? परस्पर सटी हुई बहुकोशिकीय, लिख देता हूं, परस्पर सटी हुई कोशिकाओं से बना होता है। तो बेटा ये पूरे के पूरे रोम कांड की अनुप्रस्थ काट हो गई, है ना। अब ध्यानपूर्वक यहाँ से वापस सुनिए, कौन सा हेडिंग चल रहा है अपना रोम का? लास्ट हेडिंग, रोम कांड। क्या पढ़ोगे आप इसमें? ध्यान से बोर्ड पे देखना। देखो, रोम पुटिका के भीतर उपस्थित रोम का भाग सजीव होता है और रोम का वह भाग जो अधिचर्म के बाहर निकला होता है वो निर्जीव होता है। एक मिनट, बोर्ड पे भी देख लो। देखो बेटा, ये अपन ने रोम पुटिका बना रखी है। ठीक है ना। तो रोम का वो भाग जो रोम की मूल से और यहाँ तक का होता है, ये तो पूरा भाग सजीव है। और रोम का वह भाग जो त्वचा से बाहर निकला रहता है वो निर्जीव होता है। और निर्जीव होने के कारण ही इसे आप आसानी से त्वचा से पृथक कर सकते हैं, मीन्स काट सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, रोम कांड की अनुप्रस्थ काट, यानी कि अपन एक बाल की अनुप्रस्थ काट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जब आप बाल की अनुप्रस्थ काट कर उसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो आपको 3 स्तर यानी कि 3 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? ध्यान से बोर्ड पे देखना। सबसे पहला भाग तो बेटा क्यूटिकल अथवा उपत्वचा, ये रहा, ये सबसे बाहरी भाग है ना। तो आपको इसमें क्या क्या याद करना है कि रोम कांड की सबसे बाहरी अत्यंत महीन, ठीक है, तथा एक कोशिकीय मोटा स्तर है। ये आप इसमें पहला पॉइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, रोम कांड की भित्ति का सबसे बाहरी अत्यंत महीन एवं एक कोशिकीय मोटा स्तर है। पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये बोल देंगे, इस स्तर की कोशिकाएं सल्की एवं परस्पर आच्छादित होती हैं। आच्छादित का मतलब जैसे एक कोशिका ये रही, दूसरी कोशिका ने इसको ढक लिया, मतलब कोशिकाएं एक दूसरे को ढके रहती हैं। पहली बात मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अब दूसरे स्तर पे आइए। दूसरा स्तर बेटा इसमें वल्कुट या कॉर्टेक्स होता है। ठीक है ना। कैसे बोलोगे कि यह रोम कांड का मध्य स्तर है जो बहुपर्तीय होता है। उसके अलावा बेटा कोशिकाओं के मध्य में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं वर्णक कोशिकाओं के कारण बालों का एक विशिष्ट रंग होता है। ठीक है ना। जो भी है, काला, भूरा, जनरली यही 2 रंग पाए जाते हैं। बाद में बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं आयुकरण के प्रभाव से या हार्मोन्स के प्रभाव से। और देखो, बाल सफ़ेद होने का एक सबसे प्रमुख कारण यही है बेटा कि वल्कुट क्षेत्र की कोशिकाओं में वर्णक कणों की कमी हो जाना या बलकुटी क्षेत्र की कोशिकाओं में वायु भर जाना। तो देखो बेटा, ये मैं बोर्ड पे ऊपर भी लिख चुका हूँ। ये कई बार कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि भाई बाल के सफ़ेद होने का एक्चुअल कारण क्या है।
तो आप उसमें यही लिखेंगे कि बेटा रोमकांड का जो मध्य स्तर है, जिसे अपन वल्कुट स्तर कहते हैं, उसकी कोशिकाओं के मध्य में वर्णक कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये वर्णक कण या तो अनुपस्थित हो जाएं या फिर बलकुटीय कोशिकाओं में वायु भर जाए, तो बाल कैसे हो जाते हैं बेटा? सफ़ेद रंग के। अब तीसरी परत पे आ जाइए, और तीसरी परत को अपन क्या बोलते हैं? मध्यांश या मेड्यूला। और बेटा ये रोमकांड की सबसे भीतरी परत है, ठीक है। इस स्तर की कोशिकाएं सटी हुई एवं बहुकोणीय होती हैं, ये भी लिख दीजिए यहाँ पे, बहुकोणीय होती हैं। तो इस तरह बेटा रोमकांड की पूरी संरचना अपन खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। देखो बेटा, तो रोम के अंदर अभी तक अपन कौन कौन से भाग पढ़ चुके? 4 भाग पढ़ चुके बेटा। सबसे पहले तो अपन ने रोम पुटक के बारे में पढ़ा, रोम पुटक, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने जो दूसरा भाग पढ़ा था वो था रोम की जड़, जड़ को अपन मूल भी कह सकते हैं। तीसरा भाग अपन ने पढ़ा रोम पैपिला, ये रुधिर केशिकाओं का समूह है। मैंने आपको बताया इसी समूह की रुधिर केशिकाओं में उपस्थित पोषक पदार्थों से पोषण ग्रहण करके रोम के मूल की कोशिकाएं निरंतर सक्रिय रूप से विभाजित होकर रोम की वृद्धि करती हैं। निरंतर आजीवन वृद्धि होती है रोमों की। और बेटा चौथा और सबसे अंतिम भाग अपन ने पढ़ा रोमकांड। और अब जिस भाग को अपन पढ़ने वाले हैं वो नंबर 5 पे है, विशिष्ट मांसपेशियाँ, एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। और बेटा ये ऐसी पेशियाँ होती हैं, देखो ये रोम पुटक की दीवार है, तो दीवार से निकल करके और डर्मिस में धसी रहती हैं ऐसे। और बेटा बेसिकली ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखना है, पर थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ। बेसिकली ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक है ना। और बेटा इन पेशियों के कारण बालों की गतियों का नियमन होता है। देखो बेटा ठंड के समय व्यक्ति को जब ठंड लगती है ना, या फिर डर के समय शरीर के समस्त बाल खड़े हो जाते हैं, इन्हीं पेशियों के संकुचन के कारण। इन्हीं पेशियों को एरेक्टर पिलाई मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में शरीर के बालों का खड़े हो जाना, आपने एक शब्द सुना होगा रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुइज फ्लैश, है ना। वो घटना एरेक्टर पिलाई मांसपेशियों के कारण से संपन्न होती है। तो बेटा इसमें अपन को क्या क्या लिखना है? देखो एरेक्टर पिलाई पेशियों में, तो आप लिखेंगे इसमें, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, अरेखित तंतुओं से बनी विशिष्ट मांसपेशियां हैं। तो पहला पॉइंट तो आप यही बोल दोगे कि ये अरेखित तंतुओं से बनी विशिष्ट मांसपेशियां हैं जो रोम पुटक से निकलकर, जो रोम पुटक से निकलकर डर्मिस में धसी रहती हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलोगे आप? ये पेशियां बालों की गतियों का नियमन करती हैं, ठीक है ना। बालों की जो गति होती है उसका नियमन होता है, ठीक है। आगे चलिए।
इन पेशियों के संकुचन से बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा। और इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, बालों का खड़े हो जाना एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है। ठंड के समय, भय के समय जो बाल खड़े होते हैं उसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, या इसको इंग्लिश वर्जन में क्या बोलेंगे, गुइज फ्लैश। तो ये जो घटना होती है वो एरेक्टर पिलाई पेशियों के संकुचन से होती है। ठीक है ना, एरेक्टर मांसपेशियों के संकुचन से होती है। क्लियर। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए बेटा, एरेक्टर पिलाई पेशियों में आपने क्या पढ़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये अरेखित तंतुओं से बनी विशिष्ट मांसपेशियां हैं। अरेखित तंतुओं से बनी विशिष्ट मांसपेशियां हैं। दूसरी बात, ये रोम पुटक से निकलकर डर्मिस में धसी रहती हैं। तीसरी बात बेटा, ये पेशियां वालों की गतियों का नियमन करती हैं। सुन लिया। अगली बात बेटा, इन पेशियों के संकुचन से ठंड अथवा भय के समय बालों का खड़े हो जाना नियंत्रित होता है। देखो बेटा, बालों का खड़े हो जाना एक अनैच्छिक क्रिया है, और इस अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। आज की इस क्लास में मैंने आपको रोम की संरचना पढ़ाई है। ठीक है ना। आपको मैंने ये बताया कि रोम का निर्माण अधिचर्म के सक्रिय एवं जीवित मेलपीगी स्तर की कोशिकाओं से होता है। उसके बाद आपने रोम से संबंधित 4 भाग पढ़े। एक एक करके चारों भागों को संक्षेप में नाम बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला भाग तो आपने पढ़ा रोम पुटक। आपको बता चुका हूँ थैले रूपी भाग है, भित्ति द्विस्तरीय होती है, बाहरी स्तर डर्मिस का तंतु में तथा भीतरी स्तर अधिचर्म का कोशिकीय स्तर। उसके बाद अपन ने दूसरा भाग पढ़ा रोम की जड़ अथवा मूल। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, जो बेटा रोम पुटक के आधारी भाग पर पाया जाता है। इसी समूह की कोशिकाएं निरंतर सक्रिय रूप से विभाजित होकर के निर्माण करती हैं रोम का। तीसरे भाग पे आ जाइए, रोम पैपिला। ये बेटा रोम पुटक के निचले भाग में एक छिछला गड्ढा होता है जिसमें डर्मिस की रुधिर केशिकाएं एक समूह बनाकर एक गुच्छा बना देती हैं, और उसे बोलते हैं रोम पैपिला। ठीक है बेटा। और बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ये रोम पैपिला होता है, रोम पैपिला में उपस्थित रुधिर केशिकाओं से पोषक पदार्थ प्राप्त करके रोम का निर्माण करती हैं रोम के मूल की कोशिकाएं। ठीक है। और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा रोम कांड। रोम कांड की अनुप्रस्थ काट में अपन ने 3 भाग पढ़े। ठीक है ना। तीनों भागों के बारे में आपको चित्र द्वारा समझा चुका हूँ। सबसे बाह्य परत क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में मध्यांश, और सबसे लास्ट में एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। ठीक है ना। आज इस वीडियो में केवल इतना ही। कल से अपन नया तंत्र शुरू करेंगे। आपका बायोलॉजी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक तंत्र अपन खत्म कर चुके हैं।